जय हिंद साथियों। आज हम विलयनों के कुछ ऐसे गुणों की बात करेंगे जो केवल विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। और ऐसे गुणों में प्रमुख रूप से ये चार चीज़ें आती हैं। एक तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे कक्षा 12वीं के रसायन के कोर्स में है। आज हम इनकी ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाष्प दाब की। तो वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प दाब को समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में आप मान लें कि इसमें एक कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए जल भरा हुआ है। और यदि हम इस पर एक लिड लगा दें, एक ढक्कन लगा दें, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे लिक्विड के कुछ पार्टिकल यानी जो द्रव है उसके कुछ कण वाष्प अवस्था में आने लगते हैं। जैसे हम इसके ढक्कन को बंद करते हैं तो इसमें जो वाष्प के कण हैं वो कुछ संख्या में इनकी संघनित होकर के फिर से द्रव अवस्था में चेंज होने लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दो प्रोसेस चलती हैं। एक प्रक्रम है वो है वाष्पन, यानी द्रव से गैस अवस्था में बदलना, इसको बोलते हैं वाष्पन यानी एवेपोरेशन। और दूसरा होता है इसकी उल्टा, इसको वाष्प का द्रव में बदलना, इसको कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। तो ये दोनों प्रोसेस में चलती रहती हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों प्रोसेस समान दर से चलती हैं, यानी वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर। जब इन दोनों की दर बराबर हो जाती है तो इसको हम कहेंगे साम्यावस्था। तो जो वाष्प दाब है वो निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था में उपस्थित उसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। हमें यह ध्यान रखना है कि जब ताप निश्चित रहता है तभी साम्यावस्था होती है। यदि ताप वेरी कर रहा हो, ताप बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था वाष्प की ओर विचलित होगी, ताप कम करेंगे तो साम्यावस्था द्रव की ओर विचलित होगी, यानी संघनन ज़्यादा होगा, और ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पन ज़्यादा होगा। तो साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए हमें ताप को कैसे रखना है? निश्चित रखना है। और जब निश्चित ताप पर वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है तो उसे साम्यावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा जितना दाब डाला जाता है वो दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। अब वाष्प दाब में अवनमन क्या है? अवनमन माने होता है कमी। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कैसी कमी आती है, इसकी प्रोसेस को समझिए। यहाँ देखिए ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में शुद्ध विलायक भरा हुआ है। ये शुद्ध विलायक है और विलायक की जो सतह है, सरफेस है, इसकी सरफेस पर सारे के सारे जो अणु हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो कह के हैं विलायक के हैं, यानी पूरी सतह पर विलायक के अणु हैं। और विलयन में क्या है? विलयन में कुछ जगह पे क्या है, ये अवाष्पशील विलेय है ये। तो ये विलेय के कण हैं। जब विलायक पूरी सतह पे विलायक के अणु उपस्थित होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी वाष्पन होता है तो जो सतह के अणु हैं वो ही वाष्पित होते हैं और वाष्पावस्था में बदलते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ यानी जो पूरी सतह है, पूरी सतह के अणु वाष्पन के लिए उपलब्ध होते हैं। किसमें? शुद्ध विलायक में।
तो शुद्ध विलायक में सतह की पूरी सतह के अणु उपलब्ध हैं, इसलिए वाष्पन ज़्यादा होता है। जबकि जब विलयन की बात करें तो इसमें सतह की कुछ स्थान एक अवाष्पशील विलेय के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं, यानी कुछ स्थानों पे यहाँ पे अवाष्पशील विलेय फंसा होता है। तो यहाँ पे उतनी संख्या में विलायक के अणु सतह पर उपलब्ध नहीं है जितनी जगह विलेय के कणों ने घेर ली है। तो ऐसे में क्या होगा, वाष्प कम बनेगी, कम अणु वाष्पित होंगे। इस कारण से विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम रहेगा। यहाँ पे देखिए पूरे सतह पे आपकी विलायक के कण उपस्थित हैं, इसलिए ज़्यादा संख्या में गैस बनेगी, ज़्यादा संख्या में वाष्प रहेगी और इसका वाष्प दाब भी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे वैसी सरफेस के जो एरिया है, बहुत सारा एरिया विलेय के कणों के द्वारा घेर लिया गया है, और जो विलेय के कण हैं वो वाष्पशील है नहीं, यानी वो कैसा है, अवाष्पशील विलेय है, मैंने उनको तोड़ना ही नहीं है। लेकिन तो उतनी जगह पे जो विलायक के कण होना थे वो नहीं है, तो यहाँ पे जो बनने वाली वाष्प है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इस तरह से वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो जब इसका अध्ययन राउल्ट ने किया था और उन्होंने अपना नियम दिया था, उसको राउल्ट का नियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक विलयन में अवाष्पशील विलेय की मात्रा बढ़ाने पर और अवनमन होता है, यानी हम जितना अवाष्पशील विलेय मिलाते जाते हैं वाष्प दाब में उतनी ही कमी आती जाती है। कारण आप समझ चुके हैं, सरफेस पर जितने कम विलायक के अणु होंगे वाष्पन की दर उतनी कम होगी। जब वाष्पन की दर कम होगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। इस तरह से जब विलयन बनता है तो विलयन में शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब कम हो जाता है, और ये क्या पर निर्भर करता है, हम जितना अधिक अवाष्पशील विलेय उसमें मिलाते जाते हैं वाष्प दाब में उतनी ही ज़्यादा कमी होती जाती है। ऐसे बोबो नियम भी कहते हैं। अब हम राउल्ट ने इसका विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने एक अपना नियम दिया, उसको राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी दिए हुए ताप पर, यानी ताप कैसा है, ताप है कांस्टेंट, किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको विलेय का मूल प्रभाज नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, विलायक का मूल प्रभाज। क्यों, क्योंकि केवल विलायक के कण ही वाष्पित होते हैं, विलेय के कण तो वाष्पित होते ही नहीं हैं, वो तो अवाष्पशील हैं। तो इस तरह से हम इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, PS यानी प्रेशर, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन, PS समानुपाती XA, यानी XA क्या है, विलायक का मूल प्रभाज है, और इसको इक्वल करना है तो हम एक कांस्टेंट के से गुणा करते हैं इस तरह से, तो PS बराबर KA। यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, XA यानी मूल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, विलायक का मूल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मूलों की संख्या बटे विलायक के मूलों की संख्या धन विलयन की मूलों की संख्या, मूल प्रभाज होता ही है, विलायक के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल मूल। तो PS समानुपाती Na/Na+Nb। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट और B स्टैंड फॉर सॉल्यूट, यानी A विलायक के लिए है और B विलेय के लिए है।
और n हो गया तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हम के स्थिरांक है सो कर देंगे, तो ये हो जाएगा PS बराबर KXA। और यदि शुद्ध विलायक है तो XA बराबर क्या हो जाएगा 1। जब शुद्ध विलायक होगा तो शुद्ध विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा 1 होगा ना। कैसे 1 होगा, शुद्ध विलायक में N भी तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Na/Na, ये क्या हो जाएगा 1। शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है 1 होता है। अब जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लगा दीजिए P0S। ये P0A हो जाएगा, फिर शुद्ध कब है जी, यहाँ पे लिख लीजिएगा P0A, यानी शुद्ध विलायक का जब वाष्प दाब लेना है तो ये क्या हो जाएगा P0A, और ये काय के बराबर होगा वैल्यू इसकी K के बराबर। तो ये हो गया PS इक्वल टू K की जगह पे हम लिख देंगे P0A XA। यहाँ पे P0A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, यानी ये वैल्यू कब होगी विलयन की K के बराबर, जब वो शुद्ध विलायक होगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, यानी ये उस समय विलयन का वाष्प दाब है जब वो शुद्ध था, माने उसमें विलेय है ही नहीं, 100% शुद्ध विलायक है। ये तो होगा किसके लिए, नॉर्मली यदि आपसे राउल्ट का नियम पूछा जाए तो हम ऐसे द्विअंगी विलयन को लेते हैं जिसमें विलेय ठोस हो और विलायक द्रव होता है। अब कभी कभी आप अलग से बात पूछी जा सकती है कि कोई दो वाष्पशील द्रव हैं, उनके विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, तो उनके विलयन के लिए भी राउल्ट ने अपना नियम दिया है। और चूंकि दोनों वाष्पशील हैं, दोनों की वाष्प बनेगी और दोनों का वाष्प दाब भी बनेगा, तो हम जब एक से अधिक वाष्पशील पदार्थ होते हैं, एक से अधिक प्रकार की वाष्पें होती हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक की वाष्प को हम आंशिक दाब के रूप में मापते हैं। तो जब विलयन में जब कोई एक वाष्पशील विलायक है, उसमें कोई दूसरा वाष्पशील विलेय घोल दिया जाए, यानी हमें दो वाष्पशील पदार्थों का मिश्रण प्राप्त हो, तो क्या होगा, मान लीजिए A और B दो पदार्थ हैं, तो A की भाप भी बनेगी, यानी A की वाष्प भी रहेगी और B की वाष्प भी रहेगी। यानी विलयन के ऊपर दोनों जो घटक हैं A और B और दोनों वाष्पशील हैं, तो दोनों की द्वारा विलयन की जो विलयन है उसकी सतह पर दाब डाला जाएगा। इसके लिए राउल्ट ने एक नियम दिया, उन्होंने बताया कि निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। कितना होता है, शुद्ध रूप में उसके वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज की गुणनफल के बराबर होता है। यानी A और B दो घटक हैं, तो A का द्वारा डाला गया दाब, यानी A पदार्थ का आंशिक दाब कितना होगा P0A इंटू XA। P0A क्या है, P0A उसकी A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और PA उसका क्या हो गया आंशिक दाब। ये तो हो गया आंशिक दाब और ये हो गया शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसी तरह से B के लिए है,
बी घटक का आंशिक दाब पीवी है और वो बी घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से ये दो घटक हैं तो उनके लिए पीए और पीवी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब सॉल्यूशन यानी जो विलयन है उसका कुल दाब कितना होगा। आपको पता है एक से अधिक यदि वाष्प हैं, एक से अधिक गैसें हैं तो उनका कुल दाब उनके आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब बराबर विलयन का कुल वाष्प दाब। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या की जगह पे हो गया पी ए की जगह पे, और पी नॉट बी एक्स बी ये हो गया पी बी की जगह पे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दो वाष्पशील विलयों के विलयन के लिए ये राउल्ट का नियम हो गया। अब बात करें आपेक्षिक अवनमन की। अच्छा, ये और देख लिए, ये दो से अधिक भी हो सकते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि दो से अधिक हैं तो ए बी सी कर देंगे, ए बी सी डी कर देंगे, 4 हैं तो, और सब में यही फॉर्मूला लगा देंगे आप, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे मूल प्रभाज। आइए अब बात करते हैं आपेक्षिक अवनमन की। जब अवाष्पशील विलय में मिलाया गया हो तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन के मूल प्रभाज के बराबर होता है, माने उसका संख्यात्मक मान विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। हमने पहले जो पढ़ा था सबसे ऊपर, राउल्ट का नियम क्या था, जब किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए वही लिखा हमने, यहाँ पे देखिए पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये किसका है, विलयन का कुल वाष्प दाब हो गया पी नॉट ए एक्स ए। अब आपको पता है द्विअंगी विलयन है तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्यों पता है आपको, एक्स ए क्या होता, ए का मूल प्रभाज और बी हो गया एक्स बी हो गया बी का मूल प्रभाज। और आपको पता है एक्स ए बराबर होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी बराबर क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, एलसीएम आएगा एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे एन ए आ जाएगा और इधर पे एन बी आ जाएगा, तो अंश में एन ए प्लस एन बी हो गया और हर में एन ए प्लस एन बी हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। इस तरह से द्विअंगी विलयन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। इसलिए हम एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिखा जा सकता है। इसको पक्षांतरित कर देंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए के स्थान पे हमने 1 माइनस एक्स बी लिख दिया, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू 1 पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये माइनस में हो जाएगा। तो अब हम इसको पी एस को राइट साइड में ले जाएं और पी नॉट ए एक्स बी को लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये इधर माइनस में तो इधर क्या में आएगा, प्लस में आ जाएगा। देखिए इधर ये यहाँ से इस तरफ आएगा तो ये प्लस में आ गया पी नॉट ए एक्स बी, और पी एस को इधर लेगा तो ये माइनस में हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस। अब हम इसको पी नॉट ए को फिर पक्षांतरित कर देंगे तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपको पता है ना, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलयन का और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये कहलाता है आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव। तो ये आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला हो गया और यही नियम कहता है राउल्ट का कि किसी
अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन उसके मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब इस नियम से हम विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। देखिए, इस नियम का अनुप्रयोग करते हुए हम विलेय के अणुभार की गणना कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए, ये आपका हो गया राउल्ट का नियम P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर XB। यहाँ पे हम XB की वैल्यू रख देंगे NB अपॉन Na प्लस NB। तो ये हो गया क्या, P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर NB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी WB बटे MB। आपको पता है ना WB क्या है, विलेय का भार है। ये विलेय का द्रव्यमान हो गया, विलेय का भार लिख दीजिए आप यहाँ पे, और ये विलेय का अणुभार हो गया। तो ये क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या होगी। यहाँ पे ये विलेय का भार, ये विलेय के अणुभार, तो ये विलेय के मोलों की संख्या होगी। इधर फिर हमने वो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो ये इसको रख दिया। अब यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले से तनु विलयनों के लिए विलेय के मूलों की संख्या विलेय के मूलों की तुलना में बहुत कम होती है। यहाँ देखिए, यहाँ की तनु अम्ल की बात, माने तनु विलयन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे विलेय की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसे हर में इसको छोड़ा जा सकता है। मैंने कहाँ छोड़ा गया है इसको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो संख्या है ये बहुत कम होती है तनु विलयन में। विलेय बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और विलेय बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो ये नीचे की जो संख्या है इसको हम छोड़ दें, तब क्या होगा, ये बचेगा WB बटे MB बटे WA अपॉन ME। आपकी केवल ये संख्या बच रही है, ये वाली बच रही, केवल ये आपने यहाँ से ओमिट कर दी, खत्म कर दी। तो इस तरह से P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर NB अपॉन NA। और यहाँ फिर वही NB और NA के मान रख दीजिए। NB बराबर होगा WB बटे MB और NA बराबर होगा WA अपॉन ME। तो ये नीचे से ऊपर पहुँचेगा तो क्या आएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका WB बटे MB और ये नीचे है WA अपॉन ME। इसको भाग से गुणा में करेंगे तो ये MA अपॉन WA आ जाएगा। इस तरह से वैल्यू हो गई। MB की वैल्यू आपको निकालना है, तो MB को आप ले जाइए, कहाँ ले जाइए, इसको ले जाइए लेफ्ट साइड में, तो MB हो गया। और ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा राइट साइड में ले जाइए, तो ये पलट जाएगा, इस तरफ से जाएगा। तो देखो, इसका हर अंश में बदल गया और इसका जो अंश है वो आपका हर में बदल गया, और जो बाकी शेष था WB गुणा MA अपॉन WA, ये खत्म आ गया। इस फॉर्मूले में ये चूँकि प्रयोग द्वारा निकाल लिया जाता है और ये हमें विलेय का द्रव्यमान पता होता है, विलेय का द्रव्यमान भी हमें पता होता है और विलेय का अणु द्रव्यमान भी पता होता है। इसकी वैल्यू रखने पे हम इसकी अणुभार की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इसकी सहायता से विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं और बहुत सारे पदार्थों के अणुभार इसी विधि द्वारा निकाले गए हैं। ये बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट है, यद्यपि ये अत्यंत उपयोगी है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये जो माने जो नियम है राउल्ट का नियम, ये सांद्र विलयनों के लिए, जिसमें विलेय और विलायकों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, उनके कारण ये लागू नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो राउल्ट ने परिकल्पना की थी वो ये परिकल्पना की थी कि हम जो विलयन ले रहे हैं उसमें विलेय की और विलायक की दोनों की कणों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी कोई अन्योन्य क्रिया में
नहीं होती है, लेकिन वास्तव में जब विलयन सांद्र होता है तो विलेय और विलायक के कण बहुत पास पास होते हैं, तो इनमें अन्योन्य क्रिया होती है। इसके कारण ये सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरी सीमा है इसकी, विलेय के अणु कभी कभी संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। जब विलेय के अणु संगुणित या वियोजित हो जाते हैं तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। जब संगुणित होते हैं यानी एक से अधिक कण आपस में जुड़ जाएं, जब एक से अधिक कण आपस में जुड़ जाते हैं तो कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारा जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कम आंसर देता है, यानी कम परीक्षित होता है। और जब वियोजित हो जाते हैं तो ये अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए एक अणु 2 में टूट गया तो इसके अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। और यदि हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आधा आएगा। क्योंकि ये एक कण है और 2 भागों में टूट गया तो क्या होगा, उसका जो अणुद्रव्यमान है वो कितना आएगा, आधा आ जाएगा। यदि संगुणित हो गया, मान लो ये उनके 2 कण साथ साथ में जुड़ गए तो उसका जो अणुद्रव्यमान है वो कितना आएगा, 2 गुना आएगा। तो इस तरह से इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा देखिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके सूचित कीजिए। हमें जो भी आपकी क्वेरी हो वो हमें भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसको समाधान करने की। और हम इसके बाद इस वीडियो के साथ कुछ एक्सरसाइज भी भेजेंगे, तो आप लोग उसको हल करें और अपनी नोटबुक में नोट करके रखें।